हेलो वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर होंगे आपके सवाल और हम देंगे उनके जवाब और उसी के जरिए जानेंगे प्रॉपर्टी बाजार का सारा हाल चाल। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर हमारे प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और जैसा मैंने कहा, सवाल जवाब के जरिए ही आज इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पहले कॉलर भी फोन लाइन पर आ चुके हैं, जो हैं मनोज साहब। कॉल आई है न्यू दिल्ली से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे आज? नमस्कार विपिन जी और नमस्कार आशीष जी। नमस्कार सर, हाँ हाँ नमस्कार। सर, मैं पूछना चाहूंगा, एक हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का प्रोजेक्ट नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आ रहा है। गोल्डन ट्रायंगल के नाम से रखा है, जो ये क्लेम करते हैं कि इंडिया के ब्लू जोन एरियाज में से हैं, पोल्यूशन फ्री ये सब। ये 1248 स्क्वायर फीट का प्लॉट 39 लाख में ऑफर कर रहे हैं। तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था। ये बोलते हैं नैना सिटी का बेनिफिशियरी होगा ये, और एयरपोर्ट आ रहा है, नवी मूव्स का होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा? एप्रिसिएशन मिलेगा? कंपनी कहती है कि 10 साल में 3.5 टाइम्स ROI, ये सब कंपनी का ये है। तो ये ठीक रहेगा मेरे लिए? मुझे ये करना चाहिए? जरूर इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जो है, उन्होंने ये जो प्लॉट सेलिंग है इसको थोड़ा रिवोल्यूशनलाइज किया है, इसको एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। काफ़ी सारे वो इसमें एक तरीके की इंक्रीमेंटल वैल्यू उन्होंने जोड़ी है, उसके साथ बहुत सारे दावे भी आते हैं। अब ये कितने सही होंगे, कितनी उसकी अप्रिसिएशन होगी, वो एक अलग बात है। दो चीज़ें होती हैं जब भी आप लैंड बाय करने जाते हैं। एक तो उसकी सिक्योरिटी कि आप सही ज़मीन, क्लीन टाइटल, सब कुछ, और फिर आगे उसकी सुरक्षा देखभाल, ये। और दूसरी बात अप्रिसिएशन। अब ये दोनों ही बातें हम आशीष जी से पूछेंगे। तो आशीष जी, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, ये नाम बीच में काफ़ी चला है और एक तरह से वो एक ब्रांड नेम इस समय बन गए जहाँ तक प्लॉटिंग की बात आ रही है। लेकिन जो यहाँ पर सवाल आ रहा है, दो चीज़ें, एक तो अप्रिसिएशन और जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है उस लिहाज से बाकी की चीज़ें। क्या राय रहेगी आपकी? विपिन जी, ये कंपनी ब्रांडेड प्लॉटिंग और काफी साइजेबल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ओके, तो और जिस रेट पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को लाया है, बेसिकली वो अपील कर रहे हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को अक्रॉस इंडिया एंड इवन ओवरसीज कि 40, 50, 60 लाख से कुछ प्लॉट स्टार्ट होते हैं। कई जगहों पे मैंने कई हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, शायद अयोध्या और कुछ शहरों में। पर देखिए, ये सब जो जो मेरा मानना है, एक तो इनके जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गोवा हो या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, दापोली, और ये काफी फ्यूचरिस्टिक हम बात कर रहे हैं कि लैंड की एप्रिसिएशन भी तब होगी जब वहां पे और लोगों का इंटरेस्ट आएगा। अभी आ गया कि एक डेवलपर अर्ली मूवर हुआ, फिर उसके साथ जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स आए वो कुछ अर्ली मूवर्स हुए। ओके, मतलब पर आज की डेट में वो दापोली में रहना या गोवा में रहना है सेकंड होम, कोई फर्स्ट होम की ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं। जिस तरह से लोकेशंस है वो सेकंड थर्ड होम, वेकेशन होम्स, इस तरह की ही डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जी, ऐसे एंड यूजर होंगे जो जाके वहां पे मे बी अपने लिए कुछ घर बनाएंगे और फिर मे बी रिटायरमेंट में या बीच बीच में वो अपनी फैमिली टाइम वहां पे निकालना चाहेंगे। तो इमीडिएट डेवलपमेंट के हिसाब से तो इन प्रोजेक्ट्स को नहीं देखना चाहिए। बाकी जो मुंबई के पास है, ये ऑब्वियसली इतने बड़े महानगर के पास में है। अब एयरपोर्ट भी बॉम्बे का सेकंड एयरपोर्ट जो आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। स्टिल ये लोकेशन इतनी इजी टू रीच नहीं है। तो अगर हम 10-15 साल का लैंड के ऊपर व्यू लेते हैं, जनरली लोगों का वो व्यू ठीक गया है। जो आपने एक पॉइंट बोला कि लैंड की सिक्योरिटी, तो मेरा ये मानना है कि अगर टाइटल्स वगैरह क्लियर है तो हम जब गेटेड कम्युनिटी में एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी डायरेक्टली जो उसकी मेंटेनेंस या डेवलपर इनके ऊपर चले जाती है कि कोई उस पे आके लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता। और बीच बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स एज इन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, RWA बनती है, इस तरह से लोग उसकी प्रोटेक्शन में ऑब्वियसली उनका खुद का इंटरेस्ट रहता है कि ऐसे कोई लैंड हड़प नहीं लाई जाएगी। अब हमारी अगली कॉलर हैं गरिमा गुप्ता जी, और कॉल आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछेंगी?
सर ये नोएडा में गौर का प्रोजेक्ट है, हम्म, वहाँ पर वो देखा है हम लोगों ने। Okay. तो दे आर जस्ट लॉन्चिंग। हम्म, तो उनका अभी जो प्राइस दे रहे हैं वो अबाउट 1000 स्क्वायर फीट है। दे आर सेइंग कि कुछ ही बचे हुए हैं दैट फ्लैट्स। हम्म। तो आई वाज जस्ट वांट टू आस्क कि इज इट ओके इन दिस प्राइस एंड अभी इसका 5 इयर्स बाद क्या प्लान रहेगा एंड ऑल, इज इट ओके टू इन्वेस्ट नाउ? तो ये आप गरिमा जी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ रहने का प्लान भी है यहाँ पे? सर रहने का भी प्लान हो सकता है आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, आगे रह सकते हैं। विपिन जी, गौर ग्रुप एक लोकलाइज्ड प्लेयर है नोएडा का, और नोएडा गाजियाबाद, और इनके काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज डेवलपमेंट्स हैं और डिलीवरी हुई है। अब ग्रेटर नोएडा की जहां तक हम बात करें तो एक समय था जब ग्रेटर नोएडा की मार्केट में काफी बूम हुआ, फिर बहुत साल तक वो स्लगिश रही। अब अ, काफी बड़े नाम जैसे गौर, जो लोकलाइज प्लेयर्स हैं वो तो है ही हैं, पर सोभा लिमिटेड और गोदरेज, इन लोगों ने भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिया है ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि लैंड वैल्यू कंपेयर टू प्रॉपर प्राइम नोएडा इज चीपर। तो आप एक प्रोडक्ट को भी थोड़ा कम रेट में निकाल सकते हैं कंपेयर टू नोएडा। और नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में हिस्टोरिकली कनेक्टिविटी का कभी इशू नहीं रहा। इनफैक्ट वही कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा के लिए नेगेटिव हो गई थी कि ग्रेटर नोएडा में काफी मैन्युफैक्चरिंग और टेक रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन लोग नोएडा में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि हार्डली आप रोड वगैरह के थ्रू कम्यूट करें तो 20-25 मिनट में आप ग्रेटर नोएडा पहुंच ही जाते थे। पर अब जो रियल एस्टेट बूम के कारण अफोर्डेबिलिटी नोएडा की काफी हिट हो चुकी है, तो डेवलपर्स काफी लग्जरी प्रोडक्ट्स ग्रेटर नोएडा में ला रहे हैं, जो आज की डेट में उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि एक कस्टमर, मेरी भी कई डेवलपर से बात हुई है, अब उनके जो प्रोडक्ट हैं 3-4 करोड़ की रेंज में ग्रेटर नोएडा में है, और कस्टमर कहता है कि उस रेंज में तो मैं नोएडा में भी कुछ ले सकता हूँ। डेफिनेटली आप कुछ ले सकते हैं, पर आपको स्क्वायर फीट वगैरह कम मिलेगा। ओके, तो लेकिन हाँ, मेट्रो है, रोड है, स्कूलिंग एक्सेट्रा, और आप दोनों शहरों के बीच में इट्स लाइक थाने टू मुलुंड का आपको डिस्टेंस कवर करना है। ओके, सो उसके बीच में अब आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि क्या मैं एक एस्टेब्लिश शहर को छोड़ के थोड़े से फ्यूचरिस्टिक में जाऊं। ओके, पर ग्रेटर नोएडा नोएडा ऐसे, अगर आप इंफ्रा देखेंगे तो आइडेंटिकल ही सिटीज हैं, और कनेक्टिविटी तो काफी इम्प्रूव्ड है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो गरिमा जी ऑल वेल विद दिस प्रोजेक्ट, लेकिन क्या कहानी इस वक्त चल रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में, क्यों इतने रेट्स हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वहां पर, वो पूरी समझाइश आपको आशीष जी ने दे दी है। आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ और ऑप्शंस उसी प्राइस रेंज में देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फटाफट एक सवाल और ले लेते हैं, संदेश गोडसे साहब का है जो कि कॉल आ रही है पुणे से। संदेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे सर? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चंस। मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर न्यू प्रॉपर्टी मोस्टली ऑन द वेस्ट साइड। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है प्रिस्टीन लॉट्स जो कि बानेर पाषाण लिंक रोड पर है। इट्स अ 4 BHK 2000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। ओके, एंड अनदर इज लोढ़ा और इन वाकड़। ओके, ओके, तो वो अराउंड 1400 है, 3 BHK। ठीक है, और एक है इस साइड में मंत्रा मेफेयर करके। ओके, तो आई वांट टू नो कि इसमें से कौन सा बेटर रहेगा फॉर मी ठीक है। फ्रॉम एंड यूज पर्सपेक्टिव। जी जी, तो अब आप वैसे तो आपने शुरू में कहा कि आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक ईस्ट की भी प्रॉपर्टी आप देखा है? हाँ, इसका इसलिए आया कि जस्ट आई मीन आई हैपन टू सी दैट फ्लैट एंड आई अंडरस्टैंड कि मुंडवा एरिया जो है वो डेवलप होने वाला है। वहाँ पर ट्रम्प टावर आ रहा है एंड देयर इज बजाज का हेडक्वार्टर आ रहा है, बजाज फाइनेंस का। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो अगर वो बेटर है तो मेरा प्रेफरेंस इज ऑन द वेस्ट साइड फॉर एंड यूज पर्पज। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो आई एम लुकिंग, तो इसमें मेरे को बेटर लग रहा था, बट क्या इफ यू कुड एडवाइस। ठीक है, यही तो मन में असमंजस हो जाता है कि क्या करें फाइनली, और उसी दुविधा को दूर करने की कोशिश होती है। आशीष जी क्या सलाह देंगे इन्हें? विपिन जी, वेस्ट और ईस्ट पुणे में देखिए, पहले तो मैं अंतर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग मुंबई के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ओके, तो या फिर कोल्हापुर और सतारा इन शहरों से इनका कुछ कनेक्शन है, वो लोग वेस्ट
पुणे प्रेफर करते हैं, जो लोकल एज इन जो वहाँ के काफी सालों से रेजिडेंट रहे हो या मुंबई से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ईस्ट पुणे बहुत तेजी से हाई एंड की तरफ मूव किया है, और उसका रीजन ये रहा है कि पुणे में सबसे बड़े आईटी पार्क्स, जो कि पंचशील ग्रुप ने कई स्टैंडअलोन तो क्या मतलब मल्टी बिल्डिंग आईटी पार्क्स जो तैयार किए ईस्ट पुणे में, चाहे वो यारवाड़ा में हो या विमान नगर में हो या खराड़ी में हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट साइज से डेवलप हुए और उनमें लीडिंग मल्टीनेशनल ऑपरेट करते हैं। सेम स्टोरी वैसे वेस्ट में भी है, बानेर बालेवाड़ी को अगर हम कंसिडर करें, बट वो साइज वहां पे अवेलेबल नहीं है जो साइज ईस्ट पुणे में क्रिएट हो। और आज की डेट में पुणे के एयरपोर्ट के लोकेशन का बहुत डिबेट चलता रहता है, बट टुडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पुणे जो है आज की डेट में जो फंक्शनल है वो ईस्ट पुणे में ही है। तो जो इन्होंने प्रोडक्ट बोला मंत्रा मेफेयर मुंडवा में, तो मुंडवा से अगर हमें एयरपोर्ट जाना होगा, ट्रैफिक नहीं मिले तो आप 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आपका मुंबई से इतना कनेक्शन नहीं है, आपको रेगुलर नहीं जाना है, क्योंकि मुंबई पुणे तो मोस्टली रोड से ही किया जाता है और 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है। अगर आप ईस्ट में रह रहे हो तो फिर 1 घंटा आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अब बानेर बालीवाड़ी भी बहुत हाई स्कोर करता है सोशल इंफ्रा के मामले में। लोगों को वहां रहना पसंद है, बहुत अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाई स्ट्रीट्स, इस तरह के आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। सेंट्रल पुणे वगैरह काफी एक्सेसिबल हो जाता है। पुणे के कुछ पुराने एरियाज जैसे कि पाषाण, आउंध, ये एरियाज काफी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, और मेट्रो की रीच भी वेस्ट में काफी अच्छी क्रिएट हो रही है। तो वेस्ट पुणे डेफिनेटली, वेस्ट और ईस्ट दोनों ही प्राइम एरियाज माने जाते हैं। ओके, और ईस्ट में मतलब जैसे मुंडवा बोला, वो थोड़ा सा आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आपको मे बी ऐसा लगेगा कि रोड्स वगैरह उतनी वाइड नहीं है, पर कुछ तरह की कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट का बोला, ओके, अब मैंने वो वेस्ट में बोला कि कोल्हापुर सतारा पास में पड़ता है, ईस्ट से आपको शोलापुर और अहमदनगर इस तरह के शहर पास में पड़ते हैं। अगर आपका आईटी से इतना कनेक्शन नहीं है तो आप वेस्ट कंसीडर करिए, अगर क्योंकि आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस रही है। बानेर बालेवाड़ी कंपेयर टू मुंडवा थोड़े से प्रीमियम माना जाएंगे मेरे हिसाब से, और इन्होंने आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं। तो कोल्टे पाटिल का एक और प्रोजेक्ट मैं इनको बोलता हूँ कि बानेर में एक डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है कॉल्ड अल्टूरा, 24 के अल्टूरा। इनफैक्ट इनके लिस्ट में 24 के नाम से एक प्रोजेक्ट था, वो पुराना प्रोजेक्ट है जी। तो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। सोबा लिमिटेड का भी एक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, काफी एडवांस स्टेजेस में, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके पास चॉइसेस काफी अच्छी हैं, और किसी एक डेफिनेटली पुणे के लीडिंग डेवलपर्स में इनको जाना चाहिए, मिल जाएगी। राइट। तो संदेश साहब, आई होप कि दुविधा दूर हुई होगी। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो आपको आशीष जी ने समझा दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको वेस्ट पसंद आ रहा है, लेकिन आप बाकी कैसे कनेक्टेड है, कि आपका बॉम्बे से ज़्यादा आना जाना है नहीं है, तो फिर अगर फ्लाइट पकड़नी है तो उसका मतलब समझिए कि ईस्ट में वो फ़ायदा है 15 मिनट के डिस्टेंस पे, अगर उधर से बॉम्बे आना है ईस्ट में लेते हुए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो ये सारे वो फैक्टर्स होंगे जिस पर आप पहली बात तो अपना फैसला लेंगे। दूसरी बात, एरिया का कंपैरिजन वो भी उन्होंने कर दिया। एंड थर्डली, आपको कौन कौन से डेवलपर अवेलेबल हैं। लोकल पुणे के काफ़ी अच्छे डेवलपर हैं, और जो शोभा जैसे नाम है जो बाहर से आके वहाँ बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी देंगे। आपने लोढ़ा का भी नाम लिया, और इनफैक्ट कोल्टे पाटिल जो कि वैसे तो पुणे को बिलोंग करते हैं लेकिन अब तो ओन बाय ब्लैकस्टोन है। बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन ये 2-4 पॉइंट पकड़ के तब अपना फैसला लीजिए तो आप सही निर्णय पे पहुंचेंगे। तो एक बार कुछ जीरो इन हो जाए, फिर कोई दुविधा है हमें फिर से लिख दीजिए, फिर आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इतनी ढेर सारी बातें भी आपके साथ हुई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे फेस्टिव सीजन के लिए कितना तैयार है प्रॉपर्टी बाजार। छोटा सा ब्रेक।
बैक आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और अब हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन की विच इज राइट ऑन द डोर। बिल्कुल आ चुका है और फेस्टिव सीजन आता है तो रियल स्टेट का भी चेहरा खिल जाता है, घर खरीदने वालों का भी, घर बनाने वालों का भी, क्योंकि इस सीजन में ही देश में सबसे ज्यादा घर बिकते हैं। तो इस फेस्टिव सीजन से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा, वो सारी बातचीत करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए सबसे पहले तो सवाल मेरा यही, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। फिलहाल तो गवर्नर साहब ने किसी तरह के रेट कट को अनाउंस नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने एक बात जरूर कही कि मैंने जितना रेट कट अभी तक कर दिया फरवरी से लेकर अब तक 1% का, पहले वो पूरा ट्रांसलेट हो जाने दीजिए। तो हम आपसे पहले तो यही पूछेंगे कि ये पहली प्रतिक्रिया आपकी कि कोई रेट कट नहीं आया, और दूसरी बात हाँ 2 से 3 क्वार्टर लग ही जाते हैं वो रेट कट लोगों तक पहुंचने में, तो क्या अब उसका इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू होगा, और खासतौर पर रियल एस्टेट में भी? नमस्कार विपिन जी, थैंक्स इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो आरबीआई की पॉलिसी में आज रेट कट का जो डिस्कशन था कि रेट कट होगा या नहीं, तो मुझे लगता है मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रही थी कि कोई रेट कट रिसेंट में आने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है जो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो 1% का रेट कट लास्ट पॉलिसीज में मिला है वो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आने वाले कुछ टाइम तक वो कस्टमर को उसका बेनिफिट पास ऑन हो चुका होगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दी कि रेट कट अब ना भी हो, यानी आने वाले कुछ अगर एक पॉलिसी और तक भी तब भी चलेगा, लेकिन खास करके जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, वो ज्यादा जरूरी है। तो उसके ऊपर जो एक थोड़ा सा उनका एक एप्रिहेंशन था कि शायद इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो वो एक जरूर थोड़ा सा मुझे जो रेड मार्क दिखाता है। अदरवाइज पॉलिसी ओवरऑल मुझे काफी बेटर लगी, और किसी भी एक जर्नल लेमैन के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो जो 1% का रेट कट लास्ट कुछ टाइम में मिला है उसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में आपको और दिखाई देगा। तो प्रदीप जी, फेस्टिव सीजन बस शुरुआत हो ही रही है और अब ये ईयर एंड तक चलेगा। उस दौरान कई बड़े त्योहार, अभी जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रि, फिर दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, तमाम चीज़ें हैं। और ये वो वक्त होते हैं जब बहुत सारे लोग अपना घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं। तो इस बार घर खरीदार फेस्टिव सीजन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सो विपिन जी, जो ट्रेडिशनली आप देखें इंडिया में ये ऐसे ऑस्पिशियस डे होते हैं कि जब आप जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको होता है कि हमें पर्टिकुलर डेज पर्टिकुलर कुछ जो टाइम है फेस्टिवल के उस वक्त इस प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लेना है। आने वाला ये जो पूरे अगले 2 से 3 महीने हैं, इसमें सारे जितने भी आप चाहे रक्षाबंधन कहें या गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी या नवरात्रे या उसके बाद जो दशहरा, दिवाली, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये ऐसे ऑस्पिशियस इवेंट हैं कि एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये हमारे लिए कि दिवाली ही होती है कि जो कस्टमर है वो हमारी साइट्स तक आता है, उसको बहुत तरीके के उस वक्त हम कुछ ना कुछ ऐसे स्कीम्स उसके अंदर रखते हैं जिससे वो जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन में उनको थोड़ा अच्छा लगे कि डिसीजन भी लिया और साथ में कुछ ना कुछ उसके साथ हमने उस स्कीम का कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दिया। तो मुझे लगता है ये जो टाइम होता है किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बेहतरीन होता है जब सब जो होम बायर्स हैं वो अपने घरों का डिसीजन ले रहे होते हैं। और मैं भी बहुत उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल ने, अगर आप देखें जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था उसमें साउदर्न पेरीफेरी रोड पर क्लोवर डेल के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली लॉन्च किया सेक्टर 71 में, जो लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था। उसमें काफी अच्छा सेल रिस्पॉन्स बिफोर फेस्टिवल सीजन हमें मिला है। एंड कंटिन्यू मुझे लगता है कि जितने भी हमारे ये जो हमारा सेगमेंट है खास करके मिड इनकम सेगमेंट, इसके अंदर एक काफी अच्छी डिमांड इस फेस्टिवल सीजन में हमें दिखाई देगी। तो आपने लगभग मेरे अगले प्रश्न का एक बेस बना ही दिया। तो मैं यही पूछने वाला था कि अभी भी जो सेल्स नंबर डिराइव हो रहे हैं मार्केट में वो हाई एंड प्रॉपर्टी से ज्यादा हो रहे हैं, मिड टू हाई एंड या लग्जरी लेवल पर।
तो और ख़ास तौर पे गुरुग्राम मार्केट जहां आप काफ़ी एक्टिव भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फेस्टिव सीज़न है इसमें भी डिमांड ज़्यादा करके इसी सेगमेंट से निकलेगी और ये जो ट्रेंड अभी तक हमें दिखा है ये बरकरार रहेगा? बिल्कुल ठीक है। अभी भी देखिए डिमांड बनी हुई है, क्योंकि ना आप डिमांड बने होने का रीजन क्या है? सप्लाई कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कोई इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है या कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉन्चेस आ रहे हैं बैक टू बैक कि हर महीने कुछ कई हजार यूनिट्स लॉन्च हो जा रही हैं। ऐसा नहीं है। आप पूरे साल का भी देखें तो लगभग गुरुग्राम के अंदर टोटल मिला के ही 25,000 से ज्यादा यूनिट की सप्लाई नहीं आता है। 25,000 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, खास करके ऐसे एरिया के लिए जो यहाँ का एक मिलेनियम सिटी है। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सीबीडी ये है। यहाँ पर 25,000 की यूनिट सप्लाई मुझे लगता है बहुत कम है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट रहती है, ऑल अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड रहती है। कभी कभी ऐसा जरूर दिखाई देता है मार्केट में, जो लास्ट कुछ महीनों में दिखाई दिया है कि जो लग्जरी सेगमेंट है थोड़ा सा सॉफ्टन है, लेकिन वो भी केवल प्राइस की वजह से। क्या होता है जब प्राइस एक हॉकी स्टिक स्टाइल में एकदम अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तो जो कस्टमर है वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं ये जो प्राइस बुक कर रहा हूं ये राइट है या नहीं है। लेकिन जब वो कंटिन्यू देखता है कि आने वाले वक्त में भी कोई ऐसे बड़े लॉन्चेज नहीं है, कोई ऐसी इन्वेंट्री उसे नहीं दिखाई दे रही है, या वो जितने भी प्रोजेक्ट्स पर जाता है वो प्राइस पॉइंट समथिंग लाइक दैट वही मिल रहे होते हैं, तो वो अपना डिसीजन फिर ले लेता है। तो मुझे लगता है वो राइट टाइम आ चुका है कि फेस्टिव सीजन में आपको ऐसे डिसीजन होते हुए दिखाई देंगे। ये मैं पूछ ही रहा था कि ये जो थोड़ा सा प्राइस राइज वाला और ख़ास तौर पे मतलब गुरुग्राम तो उसने नंबर 1 का ताज तो पहन ही लिया पूरे देश में सबसे महंगा मार्केट होने का और बड़े सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने का। कहीं ये जो बड़ा टिकट साइज या हाई प्राइस है ये थोड़ा ग्राहक को सोचने पे मजबूर तो नहीं करेगा, थोड़ा डिसीजन डिले तो नहीं करेगा? देखिए बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। वो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि जो बड़ी टिकट साइज है उसका डिसीजन वैसे भी सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है और ये पूरी लाइफ में आप एक बार ही लेते हैं। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डिसीजन पे आराम से सोचें, कुछ प्रॉपर्टीज को विजिट करें, हर डेवलपर के यहां जाकर विजिट करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। सिर्फ यानी मैं ये भी कहूंगा कि कई बार फेस्टिवल सीजन्स में बहुत लुभावनी स्कीम नजर आती हैं। स्कीम्स भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, उस डेवलपर ने जो ऑलरेडी डिलीवरी की है या उसके बारे में एक जो मार्केट परसेप्शन है और उसके प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी चेक एंड बैलेंस हैं वो जाकर जरूर चेक करें। और मुझे लगता है रेरा एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहां सारे डिस्क्लोजर मिलते हैं आपको। तो जरूर मुझे लगता है कि वो अपना डिसीजन जो लेगा उसके अंदर उसे हेल्पफुल होगा। जी, तो मेरा आखिरी सवाल सर कि जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं उनमें आपका नाम भी शुमार है, तो दर्शकों के लिए वो बात तो साफ है। अब एक जो आपने जिक्र हल्का सा कर दिया था शुरुआत में, लेकिन बहुत सारे लोग शायद सुनना चाहेंगे दोबारा कि इस बार सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से कोई स्कीम, खास तरह की बेनिफिट्स या ऐसा कुछ फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलेगा। आप ये देखिए कि हमारे जो खास करके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले आपको 3 से 4 महीने में लगभग हम 6 से 6 मिलियन के नियर अबाउट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारे सेक्टर 37D जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, वहां पर हम टिकट लगभग कोई 2000 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट की यूनिट्स को लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। और जो सेक्टर 71 है जो एक काफी प्राइम लोकेशन है जिसके अंदर काफी बड़े बड़े लॉन्चेस अदर डेवलपर्स के भी दिखाई दिए हैं, उसके अंदर भी 3 से 4 मिलियन आने वाले वक्त में हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। एंड उनके भी जो साइजेस वो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट ही होंगे। और तीसरा जो हमारा मिड इनकम का कोर मार्केट है सोहना रीजन, वहां पे भी कुछ जो इन्वेंट्री अभी हमारे पास है उनको भी हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल तीनों का तीनों जो हमारा कोर मार्केट है, द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न पेरीफेरी रोड और सोना मार्केट, इन तीनों के अंदर ही हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और साथ में जरूर ऐसी स्कीम्स हमारे कस्टमर्स के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कन्विंस करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट भी फाइनल करें और वो स्कीम्स भी उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी लगे। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और कार्यक्रम में शामिल हुए, और साथ में आपको भी फेस्टिव सीजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
और इसी के साथ इस एपिसोड को यही खत्म करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी हो गए, ये खास फेस्टिव सीजन की बातचीत भी हो गई। आपको एपिसोड पसंद आया होगा, ज़रूर हमें बताइएगा और यूं ही अपने सवाल भी हमें भेजते रहिए pg@moneycontrol.com पे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।